हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। जिस तरह से आपने परावर्तन के नियम की व्याख्या की है हाइगेंस के अनुसार, उसी तरह से अपवर्तन के नियम की व्याख्या होगी। बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बना के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसके लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया। ये डायग्राम का मतलब क्या है, इसमें यक्स डैश ये एक सीमा पृष्ठ है जो माध्यमों को अलग कर रहा है। दो माध्यम है, m1 और m2 इसे मान सकते हो, या n1 n2 मान सकते हो। दो मीडियम्स हैं, इन दोनों मीडियम को कौन अलग कर रहा है? ये सीमा पृष्ठ, मतलब ये अंतरा पृष्ठ इनको अलग करता है। अब अगर यहाँ पे हम मान लें कि एक हमारा समतल तरंगाग्र है जो AB है, ये वाला, ये इस सीमा पृष्ठ पर t बराबर 0 पर, कितने पर? t बराबर 0 पर ऐसे तिरछा I कोण पर आपतित होता है। अब यहाँ पे हमने एक अभिलंब बनाया था n1 n1 डैश, इस पर ये तरंगाग्र जो समतल है ये t बराबर 0 पर तिरछा I कोण पर आपतित हो रहा है। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, ये इस तरह से। अब अगर ये समतल तरंगाग्र है तो आप जानते हैं कि जो भी रेज होती हैं, किरणें, अर्थात तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा होती है वो किरण होती है, और यहाँ पे ये आपका रेज बन जाएगा QB और PA। हालांकि इसकी ज़रूरत अभी हमको बाद में पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आप इसको समझिए। अब t बराबर 0 पर इस तरंगाग्र का A सिरा इस अंतरा पृष्ठ को इसी पॉइंट पे टच करता है। ये आप दिमाग में बनाएं, t बराबर 0 पर तरंगाग्र AB का A सिरा इस पृष्ठ को बिंदु A पर स्पर्श करता है। जो I कोण पर आपतित हुआ है वो t बराबर 0 पर इस अंतरा पृष्ठ के बिंदु A को स्पर्श करता है। इस समय आपका समय क्या है? इनिशियल टाइम है, t इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अब अगर हम लोग ये माने कि पहले माध्यम में तरंग की चाल कितनी है? v1, और दूसरे माध्यम में तरंग की चाल कितनी है? v2, ऐसा हम लोग माने, तब आप यहाँ पे इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो आपने पढ़ा भी होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात उसमें डिविएशन हो जाता है, उसका पथ दूसरा हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब वही चीज़ की व्याख्या यहाँ पे आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि फर्स्ट मीडियम में चाल कितनी है तरंग की? v1, और यहाँ पे v2। क्योंकि आप यहाँ पे प्रकाश को तरंग के रूप में मान रहे हैं तो तरंग ही बोलेंगे। तरंग की चाल कितनी है? v1, और दूसरे में v2 है। और आपने अपवर्तन में एक जो नियम पढ़ा है अपवर्तन का नियम, उसमें आपने ये बोला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा था साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब स्नेल का नियम। तो यहाँ पे आप जब ये सब कंसिडरेशन करेंगे, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए। यहाँ पे आपने क्या कंसीडर किया कि एक समतल तरंगाग्र है AB जो सीमा पृष्ठ यक्स डैश पर t बराबर 0 पर तिरछा I कोण पर आपतित हो रहा है। तरंग की चाल पहले माध्यम में v1 और दूसरे माध्यम में v2 है। और आपको यह भी पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। और क्या बदलेगा? अगर उसकी चाल बदल गई तो तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी, और उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। केवल आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति अगर नहीं बदलेगी तो रंग भी नहीं बदलेगा। मतलब ये कि जिस कलर की लाइट आप पहले माध्यम से भेजेंगे वही लाइट आपको दूसरे मीडियम में भी मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। और होता नहीं है, ये होता भी नहीं है कि आवृत्ति बदल जाए, केवल उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ
ये चेंज होती है। तो अगर हम मान लें कि इस तरंगाग्र का बी सिरा ए डैश तक पहुंचने में टी समय लेता है, कितना समय लेता है? टी समय लेता है। तो बी ए डैश की दूरी कितनी होगी? v1 टी, क्योंकि आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो यहाँ पे माना गया यदि तरंगाग्र का बी सिरा टी समय में ए डैश को स्पर्श करता है तब बी ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? v1 टी। v1 क्यों होगा? क्योंकि पहले वाले माध्यम में तरंग की चाल कितनी है? v1 है। तो चाल यहाँ पे रखेंगे v1 और समय आपने माना है t। तो बी ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 टी। ये आपका हो गया। अब अगर जैसे जैसे तरंगाग्र इस माध्यम में आगे बढ़ेगा, आप सोचिए जैसे जैसे ये तरंगाग्र आगे बढ़ेगा, इसका ये वाला पॉइंट इसको टच किया टी समय में, तो ये वाला हो सकता है टी समय में यहाँ पे पहुँचे और फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, मतलब ओवरऑल टी समय में ये यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर टी समय में हम ये मान लें कि जो द्वितीयक तरंगिका ए से निकलेगी, क्योंकि हाइगेंस के अनुसार क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे तरंगाग्र पहुँचेगा, अर्थात जो भी उसकी नई स्थिति बनेगी या जहाँ पे वो टच करेगा, वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलेंगी। तो जो द्वितीयक तरंगिका पहले वाले माध्यम में जाएगी उसकी चाल क्या होगी? v1 होगी। और जो द्वितीयक तरंगिका दूसरे वाले माध्यम में आएगी उसकी चाल क्या होगी? v2 होगी। मतलब अगर हम ये मान लें कि ए से जो द्वितीयक तरंगिका दूसरे माध्यम में निकली है, ए से जो द्वितीयक तरंगिका दूसरे माध्यम में निकली है, मतलब यहाँ पे अगर वो टी समय में बी डैश तक पहुँच जाती है, बी डैश तक, आप सोचिए यहाँ पे आपको बहुत क्लियर करके सोचना पड़ेगा। आपने क्या माना कि बी वाला सिरा ए डैश को टी समय में स्पर्श करता है, तब आपको मिला क्या? बी ए डैश इज इक्वल टू v1 टी। ये चीज़ आपको कंफर्म है। अब हाइगेंस के अनुसार जो भी सिरा तरंगाग्र का ए डैश के बीच के बिंदुओं को स्पर्श करेगा उससे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। लेकिन जो द्वितीयक तरंगिका पहले माध्यम में जाएगी उसकी चाल क्या होगी? v1 होगी। और जो दूसरे माध्यम में आएगी उसकी चाल v2 होगी। अब हमने ये माना कि ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका दूसरे माध्यम में, ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका दूसरे माध्यम में टी समय में बी डैश तक पहुंचती है, यहाँ तक। तो ए बी डैश की दूरी कितनी होगी? v2 टी। क्योंकि सबसे पहली द्वितीयक तरंगिका कहाँ से निकलेगी? यहीं से निकलेगी, क्योंकि ये वाला सिरा t बराबर 0 पर ही x डैश को स्पर्श कर दे रहा है और उसके t समय बाद ये स्पर्श करता है। b वाला सिरा a डैश को स्पर्श करेगा, तब तक मतलब t समय में, तब तक a से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी वो पहले माध्यम में भी जाएगी, दूसरे माध्यम में भी जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे अपवर्तन के नियम की व्याख्या कर रहे हैं तो हम दूसरे माध्यम का लेंगे। तब तक टी समय बाद जो द्वितीयक तरंगिका ए से निकली वो टी समय में ए से निकल के बी डैश तक पहुँच जाएगी और इस केस में ए बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v2 टी। अब यहाँ पे आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि पहले माध्यम में नहीं जाएगी, जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे अपवर्तन के नियम की व्याख्या कर रहे हैं तो हम अपवर्तन को लेके ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम ए को केंद्र मान लें, ए को सेंटर मान लें और क्या करें? ए बी डैश की त्रिज्या ले लें और बी डैश पे एक चाप खींचें ऐसे,
ए को केंद्र मानकर ए बी डैश की त्रिज्या लेके एक चाप ऐसे लगाइए और इस चाप पे अर्थात बिंदु बी और ए को मिलाइए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस चाप पर एक स्पर्श रेखा ए बी डैश खींच दी है। अर्थात ये कि अगर आपने ए को केंद्र माना और ए बी डैश की त्रिज्या लेके बी डैश पर एक चाप खींचा और इस चाप पर ए से बी डैश तक एक स्पर्श रेखा खींचा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश ये आपतित तरंगाग्र की नई स्थिति होगी जो अपवर्तित तरंगाग्र है। अब यहाँ पे जो यस और आर है ये अपवर्तित तरंगाग्र से लंबवत रेखाएं हैं जो अपवर्तित किरणों को दर्शाती हैं। इसका मतलब ये कि ये अपवर्तित तरंगाग्र जो बन रहा है ये टी समय बाद, कितने समय बाद, टी समय बाद ए बी तरंगाग्र की नई स्थिति है और यही तरंगाग्र आपका अपवर्तित तरंगाग्र है। अब यहाँ पे एक चीज़ और फोकस करना है कि टी समय बाद ये सिरा बी वाला सिरा ए डैश तक पहुँचा है तो टी समय बाद यहाँ पे भी एक बिंदु मान लेते हैं, इसको हम A1 मान लेते हैं। तो उतने ही समय में हो सकता है ये वाला सिरा यहाँ पे पहुँच जाए और यहाँ से निकल के यहाँ पे आए। यहाँ वाला जो सिरा होगा टी समय में यहाँ से यहाँ पे जाएगा और तब तक ये अपवर्तित होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ का जो सिरा होगा ये टी समय बाद यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब ये कि जो ए डैश बी डैश स्पर्श रेखा खींची गई है ये टी समय में जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएँ ए डैश से निकलेंगी, मतलब ए डैश के बीच के बिंदुओं से निकलेंगी, वे सभी द्वितीयक तरंगिकाएँ टी समय बाद इस ए बी डैश को स्पर्श करेंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब बी से ये वाला सिरा चला, मतलब ए बी तरंगाग्र का जब बी सिरा टी समय बाद ए को स्पर्श कर रहा है तो इसके बाद भी कोई पॉइंट होगा जो टी समय में इससे पहले यहाँ पे पहुँचेगा और अपवर्तित होकर यहाँ तक आ जाएगा। उतने ही समय में ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से अपवर्तित होकर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मतलब ये कि ए डैश बी डैश क्या होगा, ये आपतित तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति होगी जो अपवर्तित तरंगाग्र है। और ये अपवर्तित तरंगाग्र अर्थात जो बना है ए डैश बी डैश, ये स्पर्श रेखा जो है ये एक स्पर्श रेखा भी तो है। ये स्पर्श रेखा क्या करेगी, ए डैश के बीच के बिंदुओं से निकलने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगी। आप ये चीज़ यहाँ से पॉइंट आउट कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, अगर हम लोग मान लें कि ये जो अपवर्तित तरंगाग्र है ये ए डैश बी डैश ये अभिलंब N2 और N2 डैश के साथ में कितना कोण बना रहा है, R। या आप कह सकते हैं यदि अपवर्तित किरण ए डैश R अभिलंब N2 डैश के साथ R का कोण बनाए और आपतित किरण PA अभिलंब N1 डैश के साथ I का कोण बनाए, तब आपको थोड़ी सी यहाँ पे ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला आप यहाँ पे देखें, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये आपका N1, ये N1 डैश है, यहाँ पे ऐसे आपका ये तरंगाग्र AB था, ये B वाला, ये A वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे ये I कोण पे आपतित हुआ था, I कोण पे, और ये आपका प्लेन था। ये कोण अगर I है तो ये कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो किरणें होती हैं वो तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ये तो पूरा 90 है,
ये पूरा का पूरा ऐसे 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई। अब अविलंब के साथ अगर पृष्ठ को देखेंगे ये, तो ये पूरा 90 होना चाहिए, क्योंकि n1 और n1 डैश आपका क्या है, अविलंब है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये 90 माइनस आई है तो ये आई आएगा, लेकिन कैसे आएगा, यहाँ पे आप अगर इसको सोचेंगे तो ये पूरा 90 है, 90 में से अगर इतना घटाएंगे 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आई। 90 से 90 कैंसिल आउट होगा और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आई प्लस में आएगा, मतलब ये एंगल आपका होगा कितना, आई। अब यहाँ पे आपने माना है कि यहाँ पे n2 डैश के साथ में अपवर्तित किरण a डैश आर स्मॉल आर एंगल बना रही है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 90। ये पूरा का पूरा एंगल क्या होना चाहिए, 90, क्योंकि आपका a डैश b डैश ये अपवर्तित तरंगाग्र है। अब ये अगर आपकी किरण है तो जाहिर सी बात है कि किरण तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर। सिर्फ इतना, यहाँ पे इसको हम ऐसे बताते हैं, ये केस आपकी यहाँ पे ऐसे है। अब ये वाला एंगल आर था, तो ये आपकी किरण थी ए डैश आर। यहाँ पे ये पूरा कितना बनना चाहिए था, ये पूरा 90 बनना चाहिए था, लेकिन ये अगर आर है तो 90 में से अगर हम आर घटा देंगे तो इस वाले एंगल का मान मिल जाएगा, ये 90 माइनस आर हो जाएगा। फिर हम पृष्ठ के साथ में अभिलंब को देखेंगे, ये वाला एंगल, ये पूरा कितना होना चाहिए, 90। अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये कि ये बीच का जो एंगल है ये आर आएगा। उसी केस से 90 में से 90 माइनस आर घटाएंगे तो आर आएगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा कितना, आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहला वाला नियम तो सीधे सीधे प्रूफ हो रहा है। क्या हो रहा है, आपतित तरंगाग्र ए बी और अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा अपवर्तक पृष्ठ यक्स डैश तीनों एक ही तल में हैं, मतलब तीनों कागज़ के तल में हैं, जो ये कागज़ है जिस पे हम लिख रहे हैं, और तीनों कागज़ के पृष्ठ के लंबवत हैं। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी। मैंने क्या बोला, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ यक्स डैश, इस तरह से जो है ये तीनों एक ही तल अर्थात कागज़ के तल में हैं। ये कागज़ का तल है, इसी में है, जो कागज़ के तल के लंबवत हैं। अतः क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब कौन से, n1 डैश या n2 डैश, तीनों क्या होंगे, एक ही तल, किस तल में, कागज़ के तल में ही होंगे। ये तो आप बाई थ्योरी बता सकते हैं, फिगर से ही। क्या बोला हमने, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और यहाँ पे अपवर्तन पृष्ठ या सीमा पृष्ठ, तीनों एक ही तल अर्थात कागज़ के तल में हैं, जो कागज़ के तल के लंबवत हैं। और आप इसके आधार पे क्या बताएंगे, इसलिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यही आपका अपवर्तन का प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम के लिए जो स्नेल का नियम था, आप थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं। ये वाला ट्रायंगल आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, इसको मैं विजिबल कर देता हूँ जिससे आपको ये स्पष्ट समझ में आए। कुछ इस तरह से बना है और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से बनाया है, ये ऐसे है। ये एंगल आपका आर है, यहाँ का एंगल क्या है, आई है, और ये बी वाला पॉइंट था, ये ए वाला पॉइंट है, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे ए डैश है। अब अगर हम चलेंगे इस वाले ट्रायंगल में, किसमें, त्रिभुज ए बी ए डैश में,
और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में आपको क्या मिलेगा? निकालना है आपको साइन आई। साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये एंगल आई है तो इसके सामने परपेंडिकुलर यही होगा, और ये है आपका 90, यहाँ पे 90 होगा। अब ये बनेगा कर्ण, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश बी डिवाइड बाई कितना? ए डैश। अब ए डैश बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं V1 T, तो यहाँ पे आप रखें V1 T बाई कितना? ए डैश। ये चीज़ आपको मिल गई इस वाले त्रिभुज से, ऊपर वाले से। अब अगर आप इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में चलेंगे? ए डैश बी डैश से, यहाँ से आप निकालेंगे साइन आर। साइन आर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपको मिला कितना? ए बी डैश बाई कितना? ए डैश। ए बी डैश की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे चाल आपकी दूसरे माध्यम में V2 थी और समय कितना लगा था? टी समय में यहाँ से जो तरंगिका निकली थी यहाँ पे पहुँच गई थी, तो ये आपका क्या था? V2T। तो ये हो जाएगा आपका V2T डिवाइड बाई कितना? ए डैश। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका जो निकला अभी ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ पे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2, मतलब आप सेंटेंस में लिख सकते हैं समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर आपको मिलेगा साइन आई बाई कितना? साइन आर इज इक्वल टू, आप जब सीधे सीधे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको मिलेगा V1T बाई कितना? V2T। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिला? साइन आई बाई कितना? साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। अब ये क्या होगा? ये तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि पहले वाले माध्यम में कहीं भी जाएंगे तो चाल क्या होगी? V1 होगी, और दूसरे वाले माध्यम में आएंगे किसी भी स्थान पे तो तरंग की चाल कितनी होगी? V2 होगी। और इन दोनों का रेशियो किसी भी स्थान पे आप निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर आपने कांस्टेंट किया तो ये कांस्टेंट क्या हो सकता है? यही कांस्टेंट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको आप लिखते हैं n। और n को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आपकी जो तरंग है वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे n को हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1n2 इज इक्वल टू n2 बाई n1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे क्या? कांस्टेंट। ये अब भी कांस्टेंट है, ये पूरी चीज़ हम लिख सकते हैं। अब यही क्या है? स्नेल का नियम, मतलब ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। यहाँ पे आपको ये बताना था कि V1 और V2 ये दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट टर्म में अपनी वैल्यू देंगे। तो उसके लिए अभी हमने बताया कि किसी भी स्थान पे अगर आप V1 V2 निकालेंगे, किसी भी स्थान पे चाहे जहाँ पे, तो ये कांस्टेंट ही आएगा। और आप लोगों ने जब अपवर्तन पढ़ा था तब आप लोगों ने पढ़ा था n इज इक्वल टू क्या? C बाई V, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से भी अपना दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये V1 क्या है? पहले माध्यम में तरंग की चाल, और यहाँ पे तरंग क्या है? प्रकाश ही है, प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा है। इसका मतलब ये कि पहले माध्यम में अगर हम चाल क्या माने? C, तो यहाँ पे हम C लिख सकते हैं, और दूसरे में V माने तो यहाँ पे V लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या रखेंगे? C, और यहाँ पे T होगा, यहाँ पे क्या होगा? VT होगा।
फिर वही चीज़ आ जाएगी, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं ये n ही होगा। तो इस तरह से आप हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। अब रही बात शार्ट नोट की, किस तरह से आप लिखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको हमने समझाया, और जो भी आपने तरंगाग्र यहाँ पे बताया है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो t=0 से t तक, इसी के बीच सारी घटनाएं आपने यहाँ पे बताई हैं। इसी में आपने आपतित तरंगाग्र को भी कंसीडर किया है और अपवर्तित तरंगाग्र को भी कंसीडर किया है। अब यहाँ पे आप इजी तरीके से कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे आप फिगर पहले बनाएंगे। अब इस चित्र में क्या है, एक समतल तरंगाग्र AB है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ x डैश पर t=0 पर तिरछा I कोण पर आपतित होता है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या करना है, माना पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2 है। माना तरंगाग्र AB का B सिरा A डैश तक पहुँचने में t समय लेता है, तब क्या हो जाएगा, BA डैश = v1t। जैसे जैसे तरंगाग्र ये वाला आगे बढ़ता है, यह A डैश के बीच सभी बिंदुओं से टकराता जाता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जो माध्यम 1 में v1 चाल से तथा माध्यम 2 में v2 चाल से गति करेंगी। तो इसको फिर से हम समझाते हैं। जैसे जैसे ये तरंगाग्र आपका आगे बढ़ेगा, है ना, जैसे यहाँ पे इसका ये वाला सिरा t=0 पर टकराया, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आके टकराएगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ पे टकराएगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ पे टकराएगा। तो जैसे जैसे ये तरंगाग्र क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, है ना, यह A के बीच स्थित सभी बिंदुओं से टकराता जाता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जो माध्यम 1 में किस चाल से, v1 चाल से तथा माध्यम 2 में v2 चाल से आगे बढ़ती हैं या बढ़ेंगी। ये आप लिख सकते हैं। यदि हम लोग कंसीडर करें कि t समय में A से निकली द्वितीयक तरंगिका v2 चाल से माध्यम 2 में कहाँ तक पहुँच जाती है, B डैश तक पहुँच जाती है, तब AB डैश क्या हो जाएगा, v2t हो जाएगा। अब अगर हम लोग A को केंद्र मान लें और AB डैश की त्रिज्या लें और त्रिज्या लेकर B डैश पर एक चाप खींचें, है ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख देना है, और A डैश से B डैश पर स्पर्श रेखा AB डैश खींच लेते हैं। तो A डैश B डैश जो होगा, है ना, ये स्पर्श रेखा आपतित तरंगाग्र की दूसरे माध्यम में नई स्थिति है, जो अपवर्तित तरंगाग्र है। अब A व A डैश के बीच से निकलने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाएं जो माध्यम 2 में आएंगी, A डैश के बीच जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी और जो माध्यम 2 में आएंगी, है ना, वे t समय में AB डैश को जरूर स्पर्श करेंगी। जैसे B वाला t समय बाद A डैश को स्पर्श किया, तो ये वाला पॉइंट t समय में तब तक यहाँ से चलेगा और हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसने भी t समय बाद किसको स्पर्श किया, A डैश B डैश, इसको स्पर्श किया। उसी तरह से ये वाला पॉइंट t समय बाद हो सकता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और अपवर्तित होके यहाँ पे पहुँच जाए, है ना। इसने भी स्पर्श किया A डैश B डैश को। ये वाला पॉइंट t समय बाद यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से हो सकता है यहाँ पे पहुँच जाए, ये भी स्पर्श किया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि A व A डैश के बीच से निकलने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाएं जो माध्यम 2 में आती हैं, वे t समय में A डैश B डैश को स्पर्श करती हैं, ये कन्फर्म। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अपवर्तित तरंगाग्र
ए डैश बी डैश। यक्स डैश पृष्ठ से आर कोण बनाता है। अगर आप ये मानते हैं कि ये आपका अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश इस अपवर्तक पृष्ठ से, अपवर्तक पृष्ठ आपका ए डैश है या यक्स डैश है, इससे ये आर कोण बनाता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस आर। सिमिलरली ये आर आएगा, चाहे आप माने यदि अपवर्तित किरण ए डैश यस है ना, अभिलंब N2 डैश के साथ आर कोण बनाती है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या माना है कि आपतित तरंगाग्र ए बी है ना, और अपवर्तित तरंगाग्र यहाँ पे है आपका ए डैश बी डैश। तो इन दोनों के लिए जो हमने एंगल्स माने हैं वो हमने आपको अभी जब समझाया था तब हमने माना था किरण के लिए, और यहाँ पे दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि ये पृष्ठ के साथ ही आर का कोण बना रहे हैं और आई का कोण बना रहे हैं। तो दोनों केसेस आप लिख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगेगा, आप खुद ही समझदार हैं, उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने मान लिया कि अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश यक्स पृष्ठ से आर कोण बनाता है, तो ये कोण बना रहा है, तो ये कोण आर होगा, जाहिर सी बात है। तथा ए बी तरंगाग्र यक्स डैश से आई कोण बनाता है, हमने ये वाला माना है। अब एग्जैक्टली तो जानते हैं ये कितना होगा 90 माइनस आई होगा और ये आई हो जाएगा। अब ये चीज़ जब हो गई तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, चित्र से करके एंगल्स को लिख दिया गया है, आर होगा। अब यहाँ पे पहला नियम कैसे बताया गया, आपतित तरंगाग्र ए बी, फिगर को देखें, और अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, तथा ये दोनों हो गया ना, आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र तथा अपवर्तक पृष्ठ यक्स डैश, तीनों एक ही तल में हैं। मतलब किस तल में है, ये कागज़ जिस पे हमने लिखा है इसी तल में है, और तीनों इस तल के लंबवत, मतलब कागज़ के तल के लंबवत हैं। मतलब आपतित वाला ऐसे है लंबवत, और अपवर्तित वाला भी ऐसे है ना, और जो आपका अपवर्तक पृष्ठ है वो भी लंबवत है ऐसे। तो यहाँ पे आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा अपवर्तक पृष्ठ यक्स डैश, तीनों एक ही तल अर्थात कागज़ के पृष्ठ के लंबवत है ना में है। अतः अपवर्तित किरण यहाँ पे आपकी है, यहाँ पे आपको अपवर्तित किरण मिलेगी ए बी डैश और आपतित किरण मिलेगी पी ए। तो आप लिखें अतः आपतित किरण पी ए, अपवर्तित किरण ए बी डैश तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब N1 डैश भी एक ही तल में होंगे, कंपलसरी है। आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र और ये आपका जो पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ, अगर ये तीनों एक ही तल मतलब कागज़ के तल में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कागज़ के तल में ही होंगे, ये और कहीं नहीं जा सकते हैं, है ना। यह अपवर्तन का क्या है, प्रथम नियम है। अब दूसरे नियम को प्रूव करने के लिए यही आपको फिगर देखना पड़ेगा। मतलब ट्रायंगल्स जो यहाँ पे हैं ये आपके राइट ट्रायंगल हैं, मतलब समकोण त्रिभुज हैं। ए बी ए डैश मतलब समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, हाइपोटेनस ये बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे V1T और हाइपोटेनस की वैल्यू ये। आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए में साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, परपेंडिकुलर ये बना, हाइपोटेनस वही रहेगा। यहाँ से आपको इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए, आपको मिला साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को आप लिखते थे n, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर के कांस्टेंट को आप n से क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं n को क्या,
यन वास्तव में आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये क्या है, दूसरा नियम है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, इसलिए हमने इसको बहुत डिटेल में बताया है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, टॉपिक भी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।